नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक बड़ी ही प्यारी, हृदयस्पर्शी, साथ ही शिक्षाप्रद भी कहानी है। बड़ी भावनापूर्ण कहानी है। कहानी का नाम है तकदीर, जिसे लिखा है अनामिका जी ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं विभा रह रहकर मैं बेचैन थी। भले ही यहाँ सूर्यास्त हो रहा हो, पर मेरा मन तो उदित होने को व्याकुल हो उठा था। धूल उड़ाती शिखा की कार मेरी आंखों से ओझल भले ही हो चुकी थी, पर लग रहा था कि वो मेरे आसपास ही है। तभी मेरे पतिदेव आए। अरे, तुम बाहर क्यों बैठी हो और रो रही हो? क्यों? जी, आप कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। मेरे आंसू बह निकले। इसका तो मुझे आभास ही नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा, घर पहुंच गई। बढ़िया है, आराम करो। मेरे पति फोन पर बोल रहे थे। लगता है इनकी बेटी अपने ससुराल पहुंच गई। इनकी? क्या वाकई सिर्फ इनकी ही बेटी है शिल्पा? मैं कमरे में जाकर लेट गई बेड पर। मन और शरीर दोनों भारी लग रहे थे। तभी कनखियों से मैंने देखा, मेरे पति दीपक जी हमेशा की तरह अपने स्टडी रूम में व्यस्त है और अपने फाइल के पन्ने पलट रहे हैं। मेरा मन भी अतीत के पन्नों को पलटने लगा। कैसी उजड़ी चमन की मैं फूल थी। क्या अतीत रहा है मेरा? अकेला, बेसहार, अनाथ मैं और अकेलापन मेरा साथी, मेरी हमदर्द। मैं शायद गोद की ही बच्ची थी जब एक सड़क दुर्घटना में अपने पापा और भाई को मैंने खो दिया। माँ के आंचल के तहों में छिपी मैं बिना खरोच जिंदा बच गई। मेरी माँ कुछ महीनों कोमा में जिंदा रही। मेरे पापा सरकारी जॉब में थे, सो माँ का इलाज होता रहा। मेरे चाचा जी ने खूब सेवा की थी उनकी, जैसा चाची बताती रहती। मुझे तो अभी भी लगता है कि सेवा की जगह उन्होंने अवश्य उनकी जीवन रक्षक सिस्टम को नुकसान पहुंचाया होगा, क्योंकि पापा के बाद माँ ही होती उस सरकारी नौकरी के हकदार, जिसे बाद में चाचा जी ने हासिल किया था। वो तो सरकारी काम था कि उन्हें 4-5 साल लग गए उस नौकरी को हासिल करने में। इस बीच मैं कम से कम जिंदा रही उनके घर, जो दरअसल मेरा ही घर था। मेरे ही चेहरे को दिखा तो उन्होंने हासिल किया था उस नौकरी को। इतने साल एक जानवर भी पाल लो तो उससे प्यार हो जाता होगा, परंतु अपने प्रति मैं रत्ती भर भी लगाव जागृत नहीं करा पाई चाचा चाची के दिल में। मनहूस और अभागी और भी शब्द होते होंगे, उन्हें सुन सुन कर मैं जीती रही। जाने कितनी जीवट थी मैं, जो हवा पानी के सहारे अधभू के पेट भी मैं जी ही गई। यूँ वक्त गुजरा मानो एक जन्म बीता हो। जिस सरकारी दफ्तर में पापा कार्यरत थे मेरे, उसके स्कूल कॉलेज में पढ़ती मैं जंगली लता सी खुद ब खुद बिना खाद पानी के बढ़ती रही। फिर 25 की आयु में मुझे 41 वर्ष के दूल्हे के संग विदा कर दिया गया। यूं जिंदगी ने मानो एक राहत की सांस ली। एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब कम से कम मुझे यहाँ इज्जत की रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया हुआ। पर इंसानी फितरत भी अजीब है। पेट भरते ही दूसरे भूख सर उठाने लगते हैं। दीपक जी के हाथ को पकड़कर मैंने जीवन के काले अध्याय को तो पार कर लिया। एक नई सुनहरी प्रभात की ओर मैंने कदम बढ़ाया था। मैं उनकी दूसरी पत्नी थी। एक बेहद ऊंचे पद पर स्थापित दीपक जी धीर गंभीर और गरिमामय व्यक्तित्व के स्वामी हैं। उन्होंने मुझे शुरू में ही कहा, विभा, मेरी पहली पत्नी आरती कुछ वर्ष पहले दोनों बच्चों को छोड़ दूसरे के संग ब्याह रचाकर जा चुकी है। घर त्याग के साथ उसने तलाक हासिल करने हेतु जो लांछनों के तीर छोड़े थे, वो घाव आज भी मर्मांतक पीड़ा देते हैं मुझे। मैं नहीं चाहता था कि तुम जैसी कम उम्र की लड़की से ब्याह करूं, परंतु जब तुम्हें देखा तो मुझे तुम्हारी गंभीरता, परिपक्वता ने आश्वस्त कर दिया। इनकी बातें सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी मुझसे इतनी आत्मीयता से बात नहीं की थी। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और रूंधे गले से कह उठे, मेरी बिखरी गृहस्थी को समेट लो। आरती के जाने के बाद मैंने अपना तबादला उस जगह से यहाँ करा लिया। हाँ, नहीं थी मुझ में इतनी हिम्मत कि मैं लोगों के सवालों का जवाब देता फिरूं। मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी।
मेरे दादा रूढ़िवादी सोच वाले थे। मेरी बड़ी बेटी शिल्पा की शादी 2 वर्ष पूर्व उसकी मर्जी से हुई। छोटा बेटा सूरज मद्रास में मेडिकल की तैयारी कर रहा है। शिल्पा इसी शहर में रहती। मेरे दोनों बच्चे इस शादी में शामिल नहीं हो सके, पर उन्हें तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सुबह उठकर घर के कामों में लग गई। अक्सर दूसरी पत्नी का दर्जा हमारे अरमानों पर भारी पड़ता है। नौकर राजू की मदद से पूरे घर को नए साज सज्जा से व्यवस्थित किया। मैं एक एहसास शून्य जीवन की आदी हो गई थी। न किसी से लगाव, न किसी से कोई नाराजगी। वक्त गुजर रहा था। धीरे धीरे मैं इनकी ऑफिस की सपरिवार पार्टियों में जाने लगी। बड़ा ही अटपटा लगता अन्य महिलाओं के बीच मुझे। मैं तो ज़्यादातर चुप ही रहती। भला उनके बाल बच्चों वाले प्रिय विषयों पर मैं क्या बोलती। अपने बच्चों की शैतानियाँ, उनकी पढ़ाई, शादी की फिक्र आदि उनके प्रिय विषय होते। आज शाम दीपक जी किसी से बात कर रहे थे। मैंने इनकी बातें सुनी। मोहन ऐसा कैसे कर सकता है? उसने आज फिर तुम पर हाथ उठाया। शिल्पा से बात करते हुए ये बेबस हुए जा रहे थे। मैंने आगे बढ़कर इनका हाथ थाम लिया। फिक्र ना करें, हमें शिल्पा के ससुराल चलना चाहिए तुरंत। आश्चर्य से इनकी आंखें फैल गई थी, क्योंकि अब तक दीपक जी अकेले ही जाते रहते। मैं सिर्फ गई ही नहीं, बल्कि उसकी सास और पति को यह जताकर आई कि हमारी बेटी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। दरअसल हम बिना बताए उसके ससुराल की देहरी पर जा पहुंचे थे, और उनके अवांछित तानों से हमारा सामना हुआ, जो दहलीज पार कर बाहर आते जा रहे थे। बात यही थी कि वे शिल्पा को बांझ कहकर कोस रहे थे। उसकी भाग गई माँ को लेकर अनाप शनाप बोल रहे थे। उसके पिता की दूसरी शादी को लेकर खिल्ली उड़ा रहे थे। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे के भिड़के हुए चौखट को खोल दिया। कोने में अपराधिनी सी खड़ी शिल्पा भौचक सी हो गई, और मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। हतप्रभ सी शिल्पा पीठ पर सहानुभूति का मरहम पाते ही मानो पिघल गई। मैं शिल्पा को कुछ दिनों के लिए साथ लेकर जा रही हूँ। जब इसे बेहतर महसूस होगा तभी ये वापस आएगी। ये बोलकर मैं उसके हाथ को पकड़कर बाहर निकल आई। कार में सारे रास्ते उसे अपनी बाहों में ही मैं भरी रही। मुझे उसका सान्निध्य और व्यक्तित्व तो बड़ा ही शालीन और प्रभावशाली लग रहा था। दूसरे दिन देर तक शिल्पा सोती रही। सोने से पहले शिल्पा ने मुझे बताया था कि वह कितनी रातों से ही सो नहीं पाई है। सुबह नाश्ते के टेबल पर जब उसने पिज्ज़ा बर्गर देखा, तो मैंने देखा कि उसकी आंखें छलक पड़ी थी। मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर उसने कहा, मैं आपको क्या बुलाऊं? कहते कहते उसका गला रुंध गया। मैं सिर्फ तुम्हारी माँ हूँ, मैंने उसके प्लेट में सॉस डालते हुए कहा। शिल्पा गंभीर स्वर में बोलती जा रही थी, जानती है, मेरी माँ को मेरे पापा बिल्कुल पसंद नहीं थे। शायद हम दोनों भाई बहन से भी इसीलिए उन्हें लगाव नहीं था। जब से होश संभाला था, उन्हें हमेशा उस अंकल के साथ ही प्यार से बातें करते सुना था। मैंने आज तक उनकी बनाई कोई डिश खाई ही नहीं है। शिल्पा फिर उदास हो रही थी। मैंने कहा, शिल्पा सुनो ना, मुझे सूरज से मिलना है। क्या तुम मुझे मद्रास लेकर चलोगी? अभी वो 12वीं में है। उसे अभी परिवार के सहयोग और विश्वास की बहुत आवश्यकता है। अगले 15 दिनों में हम मद्रास पहुंच चुके थे। शिल्पा ने तो मुझे स्वीकार कर लिया था। अब सूरज मुझे अपना ले तो मुझे अपनी सार्थकता पर थोड़ा विश्वास हो। अंदर से इनकी माँ आरती पर तरस आ रहा था कि अभागी ने बच्चों से अधिक किसी और को तवज्जो दिया जीवन में। सच, माता कुमाता भी हो सकती है, पर एक विमाता ऐसे कैसे सोच सकती है? जाने क्या मजबूरियां थी उसकी। यूं विचारों में तल्लीन हम सूरज के हॉस्टल पहुंच चुके थे। जाने अचानक मुझे देखकर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। फोटो में मैंने जैसा देखा था उससे भी और लंबा सा, छरहरा और मासूम सा लगा मुझे वह। चेहरा कुछ उतरा हुआ भी था। मुझे एक औपचारिक नमस्ते करके अपने स्कूल बैग सहित एक तरफ चुपचाप बैठ गया। मैंने शिल्पा से इशारा में पूछा तो उसने संकेत किया कि इसका मूड ऑफ है, पर आप कारण नहीं है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद मैंने कहा, बेटा तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? कोचिंग वाले ठीक से समझाते तो है ना? इतना सुनना था कि बिफर पड़ा। खुद तो उन्हें आता नहीं है और चले हैं हमें डांटने। आंटी, आज सर ने कहा कि मेरा कुछ नहीं होने वाला और मैं पापा का सिर्फ पैसा बर्बाद कर रहा हूँ। मैंने थैली से लड्डू का डिब्बा निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले खाओ
फिर देखते हैं सर ने किस टॉपिक पर तुम्हें ऐसा कहा। सूरज अब सब भूलकर लड्डुओं पर टूट पड़ा। तब तक मैं उसके बैग को खोलकर उसकी कॉपियां पलटने लगी। देखा, आज टेस्ट में उसे बेहद कम मार्क्स आए थे, पर मुझे सुखद आश्चर्य ये हुआ कि मुझे सब कुछ याद था और वो सारे कंसेप्ट क्लियर थे मेरे। अभी कुछ महीनों पहले तक तो लाइब्रेरी बंद होने तक मैं दीमक बनी यही सब तो चाटा करती थी। इन सब के बीच मेरी उम्र कोई मायने नहीं रखती। अब रिश्तों को जीऊंगी। उस दिन शाम को मैं सूरज को लेकर होटल के कमरे में देर रात तक टेस्ट के बारे में चर्चा करती रही। विगत जीवन में मैंने कभी शिक्षक बनने का स्वप्न देखा था, आज मानो साकार हो रहा था। देर रात जब शिल्पा बगल के बिस्तर पर गहरी नींद में सोई हुई थी, सूरज अचानक मेरा हाथ पकड़कर बोला, अरे आंटी, तुम्हें तो हमारे सर लोगों से भी ज़्यादा नॉलेज है। ऐसा करो, रह जाओ ना यहाँ। तुम्हारे साथ में रहा तो इस मेडिकल एंट्रेंस नाम की परीक्षा को यूं पार कर जाऊंगा। ग्रेट हो जी तुम तो। सूरज बोले जा रहा था और मैं एक राहत की सांस ले रही थी। तभी शिल्पा उठ बैठी। सूरज, आंटी क्यों बोल रहे हो? सूरज मेरी ओर देखने लगा। मुझे माँ बोलो, मैं तुम दोनों की माँ ही हूँ। मुझे बड़ी खुशी होगी सुनकर। मैंने उसके बालों में हाथ फिराते हुए कहा। सूरज बैठा रहा गुमसुम सा बहुत देर तक, भोला मासूम सा, सर झुकाए। दूसरे दिन सुबह सुबह सूरज अपने हॉस्टल लौट गया। मैं बाथरूम जाने को उठी थी कि मुझे जोर से चक्कर आ गया। आंखें खोली तो देखा शिल्पा के साथ एक डॉक्टर बैठे हैं जो उससे कुछ टेस्ट कराने को बोल रहे थे। 3 दिनों तक हम उसी होटल में ठहरे रहे और शिल्पा ने मेरी सारी टेस्ट वहीं हॉस्पिटल में करवा दी। दीपक जी भी इस बीच आ चुके थे। सूरज स्कूल के बाद हर दिन आ जाता और देर रात तक मुझसे पढ़ते रहता। वो बार बार मुझसे नहीं लौटने की जिद कर रहा था, क्योंकि उसके मुताबिक मैं उसके कोचिंग के अध्यापकों से कहीं बेहतर समझाती और पढ़ाती हूँ। इधर शिल्पा के पति मोहन के फ़ोन आने भी शुरू हो गए थे, परंतु तेवर तो वही थे। अब वह धमकियाँ दे रहा था कि यदि वापस नहीं लौटी तो परिणाम झेलने के लिए तैयार रहना। शिल्पा अपनी परेशानियों में अधीर होकर गुमसुम सी रहने लगी थी। उस दिन मेरे टेस्ट की रिपोर्ट आ गए थे। इनकी गंभीर भाव भंगिमा मुझे डरा रही थी। चेहरे के बदलते भावों को जज्ब करके इन्होंने मुझे कहा, विभा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम माँ बनने वाली हो। सच कहा जाए तो मुझे कुछ खास अनुभूति न थी। मैं भी दिल से इस स्थिति को टालना ही चाह रही थी। जो सुख मुझे शिल्पा और सूरज के सानिध्य में मिल रहा था, कहीं इसके आने से उसमें बाधा न पड़ जाए। फिर भी मन का एक कोना तो बढ़ ही चुका था, एक नन्हे की आहट से। मैंने खिड़की से झांका, मगर शिल्पा की सिसकियों ने मेरा ध्यान भंग कर दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपनी माँ को समझाओ। मैं अपना इलाज ही तो करवा रही हूँ, मुझे थोड़ा वक्त तो दो। शिल्पा फोन पकड़कर मोहन से कह रही थी। मैं हमेशा भगवान से अपने होने का मकसद पूछती रहती थी। अपनी बेमकसद जिंदगी के अनसुलझे सिरे अब सुलझते हुए मैंने महसूस किया। मैंने आवाज़ देकर सूरज को कहा कि अपने पापा और दीदी को बुला लाए। मैंने मन कड़ा करके एक प्रस्ताव उनके बीच रख दिया। सब सन्नाटे के गिरफ्त में आ गए। उसके पापा मुझे अभी भी विस्फारित नैनों से देखते हुए सोच में डूबे हुए थे। अविश्वास की परतें उनकी आंखों में स्पष्ट थी। शिल्पा का चेहरा अभी तक आंसू से भरा हुआ था। तलाक की बात उठाकर मोहन ने उस पर गहरा वार किया था। शायद वो कुछ सोचने समझने की भी अवस्था में नहीं थी। मैंने शिल्पा को पास बिठाया और उसका हाथ अपने पेट पर रखते हुए कहा, याद से तुम्हारा बच्चा हुआ, परंतु रिश्ते में तो ये भाई या बहन ही होगा मेरा। शिल्पा, मैंने एक कहानी पढ़ी थी, जब अपनी बिन ब्याही बेटी की औलाद को एक माँ ने अपनी औलाद बताकर दुनिया के सामने उसे जन्म देने का नाटक किया था। हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे, बेहद सावधानी पूर्वक, ताकि तुम्हारे ससुराल वालों को शक न हो। मैंने कहा, क्या यह संभव है? बाप बेटी दोनों ने एक साथ पूछा तो मेरी हंसी निकल गई। माहौल अब हल्का हो चला था। शिल्पा की आंखों में एक चमक आ गई थी। अब अपने आगे के 9 महीने के अज्ञातवास की भी हमें पूरी तैयारी करनी थी। एक भी चूक शिल्पा की गृहस्थी के लिए घातक होती। उसी रात को शिल्पा ने मोहन को बताया कि वह मेरे साथ जल्द ही अमेरिका जाने वाली है। वह पहले भी अपने पापा के साथ घूमने जा चुकी थी। संयोग से उसका पासपोर्ट उसके साथ ही था। उसने उसे बताया कि वह वीज़ा के सिलसिले में दिल्ली जा रही है। मोहन का गुस्सा तो 7वें आसमान तक जा पहुंचा था,
कि तभी शिल्पा ने उसे खबर दी कि आज उसे चक्कर और उल्टियाँ भी आई हैं। उसे किसी खुशखबरी का अंदेशा सा लग रहा है। वीज़ा के कामों से फ्री होते ही वह अपने टेस्ट करवा लेगी। मोहन के आग मिजाज पर शीतल जल का छिड़काव हो गया जैसे। अगले कुछ दिनों में हमने मद्रास में ही एक अच्छे से किराए के घर की व्यवस्था कर ली। वहाँ वैसे भी हम अजनबी थे। मेरा काम हो गया था। मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की पढ़ाई और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पर ध्यान दे रही थी। अब वह हॉस्टल छोड़कर घर पर ही रहने लगा था। शिल्पा और उसके पापा मेरा खूब ध्यान रख रहे थे। वे हमेशा आते जाते रहते। शिल्पा की जिंदगी में अब पासा पलट चुका था। अपने गर्भवती होने की खबर देने के बाद वह एक तरह से उनसे खुद को पूरी तरह से काट चुकी थी। मोहन हमेशा उतावला रहता उससे बातें करने के लिए। अपनी माँ के साथ वह कई बार घर आकर शिल्पा के पापा से माफ़ी और उसका अमेरिका का नंबर मांग चुका था। इसका हल शिल्पा ने ईमेल के जरिए संपर्क करके निकाला था। काफ़ी सफाई से वह मेरे नाम को फ़ोटोशॉप करके अपना मेडिकल रिपोर्ट बनाकर भेज देती। मद्रास में बिताए वो वक्त मेरी ज़िंदगी के सर्वश्रेष्ठ पल थे। मैं अपना पसंदीदा कार्य अध्यापन कर रही थी। मेरे आसपास थे जो मुझे इतना प्यार दे रहे थे कि मैं कभी कभी भाव विभोर हो उठती। जिंदगी ने अब तक जिस चीज़ से मुझे महरूम किया था वो अब छप्पर फाड़कर मुझ पर नेमत बनकर बरस रहे थे। नवा महीना सिर्फ सूरज के लिए ही परीक्षा की घड़ी नहीं थी, बल्कि मेरे और शिल्पा के लिए भी थी। कोई 10 महीनों के बाद शिल्पा गोद में एक मुन्ने को लेकर मेरे संग लौटी थी। सच, हमने एक अज्ञातवासी तो काटा था। हमारे लौटने के कुछ दिनों के बाद मोहन उतावला हुआ सा आया था। अरे शिल्पा, तुम कब लौटी? मुझे बताया तक नहीं। उसकी नज़रें मुन्ने को तलाश रही थी। मैंने शिल्पा की हथेलियों को दबाकर भावनाओं पर काबू रखने का संकेत दिया। क्यों मोहन जी, आप तो मेरी बेटी को तलाक देने की बात कर रहे थे। अब बाप बनते ही प्यार आने लगा। मैंने ताना कसा था। महीने भर के मुन्ने को लेकर शिल्पा अब अपने घर जाने वाली थी। बीते महीनों में उसने जो माँ की तरह मेरी देखभाल की थी, अभी भी सबको मेरे लिए दिशा निर्देश ही दे रही थी। मोहन, मैं एक शर्त पर तुम्हारे साथ चलूंगी कि मैं हर दिन अपने घर जरूर आऊंगी। जब तुमने मुझे त्यागा था तो यही तो मूल सहारा मिला था मुझे। उसने कहा तो मैं मुस्कुरा उठी कि मैं बेटे को उसका हक अमृत रस दे सकूं, इसके लिए शिल्पा ने ऐसी शर्त लगा रखी थी। शायद वह क्षण हमारे परिवार के सुखद क्षणों में एक होगा, क्योंकि उसी रात सूरज का फोन आया था कि उसका चयन देश के एक प्रमुख मेडिकल संस्थान में हो गया। माँ, मेरा चयन हो गया। माँ, मैं सफल हो गया। माँ, माँ, माँ। अब तक आंटी कहने वाला मेरा बेटा मुझे माँ बोल रहा था। मेरे आंसू पलकों के बांध तोड़कर भावनाओं से ओतप्रोत किसी सौंदर्य प्रसाधन की तरह मेरे चेहरे की चमक बढ़ा रहे थे। बेटा, अब तुम जल्दी से घर आ जाओ। आज दीदी भी तुम्हारे भांजे को लेकर लौट गई है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आंसुओं के बीच मैंने कहा। जाने कब दीपक जी अपने फाइल समेट कर मेरे पहलू में आकर बैठ गए थे। विभा, तुमसे शादी करना मेरे जीवन का सबसे सही फैसला रहा। कहते कहते इन्होंने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। मैंने भी मुट्ठी भींचकर सारी खुशियों को कैद कर लिया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी तकदीर। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी कमेंट्स भी ज़रूर लिखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।